नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत है एक ऐसे चैनल पर जहां बैंकिंग के कॉन्सेप्ट से पढ़े नहीं जाते हैं, समझे जाते हैं। मैं हूं स्टडी टाइम, आपका बैंकिंग अवेयरनेस मेंटर। और इस चैनल पर हम आरबीआई के रूल्स, मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स, बेसल नॉर्म्स और फाइनेंशियल सिस्टम के हर इम्पोर्टेंट टॉपिक को लाइन बाय लाइन डिकोड करते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो और एग्ज़ाम या कैरियर दोनों में कॉन्फिडेंस मिले। चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो या बैंकिंग फील्ड में नए हो, ये चैनल आपके लिए एक ट्रस्टेड गाइडेड बनने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं एक नई फाइनेंशियल जर्नी जहाँ थ्योरी मिलेगी रियल और क्लैरिटी के साथ। सो हम चैप्टर 3 कर रहे हैं, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो हमारा जो पहला पॉइंट क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज द सेंट्रल ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है भारत के केंद्रीय बैंक है। ये सभी बैंक का बॉस होता है, मतलब कि ये उनका नियंत्रण करता है, उन्हें गाइड करता है। ठीक है। अब हिस्ट्री ऑफ आरबीआई, हिस्ट्री ऑफ आरबीआई। तो आरबीआई ही भारत की करेंसी जैसे कि 100 रुपये, 500 रुपये छापता है और डिस्ट्रीब्यूट करता है। नोट पर आरबीआई गवर्नर का शाइन होता है जो इसकी ऑथेंटिसिटी दिखाता है। ठीक है। और आरबीआई सभी बैंक्स के रूल्स बनाता है, इंटरेस्ट रेट, लोन पॉलिसीज, सेफ्टी नॉर्म, सब कुछ। अगर कोई बैंक गलत काम करे तो आरबीआई एक्शन लेता है। तो आरबीआई बनाने का आइडिया सबसे पहले पहली बार 1927 में दिया गया था। और ये आइडिया किसने दिया था? जॉन हिल्टन यंग कमीशन ने सजेस्ट किया था, जिसे हम रॉयल कमीशन ऑफ इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। तो हिस्ट्री ऑफ आरबीआई, हिस्ट्री ऑफ आरबीआई यहाँ से शुरू होता है कि इसका फॉर्मेशन किसने किया था? जॉन हिल्टन ने। ठीक है। जॉन हिल्टन यंग कमीशन ने। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? फिर 1933 में जॉर्ज सुस्टर। ठीक है, जॉर्ज सुस्टर 1933 में जॉर्ज सुस्टर ने एक नया बिल बनाया जो लेजिस्लेटिव असेंबली में रखा गया और पास भी हो गया। तो याद रखने वाली बात यह है कि जॉर्ज सुस्टर ने आरबीआई के लिए बिल ड्राफ्ट किया था 1933 में। ठीक है। अब क्या हुआ कि 1934 में आ, उस बिल को लीगल फॉर्म दिया दिया गया और उसका नाम रखा गया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। फिर क्या हुआ कि इसी एक्ट के बेसिस पर 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई का फॉर्मेशन हुआ। सो इसी बेसिस पर, इसी एक्ट के बेसिस पर आरबीआई का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है। और और आरबीआई शुरू में एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन था और जनवरी 1949 तक प्राइवेट ही रहा। जनवरी 49 के बाद आरबीआई को नेशनलाइज कर दिया गया, मतलब अब वो सरकारी बैंक बन गया। ये चेंज हुआ रिजर्व बैंक ट्रांसफर ऑफ पब्लिक ओनरशिप एक्ट 1948 के थ्रू। ट्रांसफर ऑफ पब्लिक ओनरशिप ऑफ इंडियन एक्ट 1948 के थ्रू हुआ। ठीक है। अब आगे चलते हैं। आज के टाइम में आरबीआई का पूरा ओनरशिप सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, यानी कि 100% सरकारी है। ठीक है, सारा इसका स्टेक जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने ले रखा है। और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 ने आरबीआई को बहुत ज़्यादा पावर दे दिया है, जैसे बैंक को रेगुलेट करना, लाइसेंस देना और उनकी मॉनिटरिंग करना। ठीक है।
नेक्स्ट क्या है, ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ आरबीआई। ठीक है, तो आरबीआई का पूरा मैनेजमेंट एक बॉडी के हाथ में है। ठीक है, और जिसे कहते हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, ये बोर्ड है आरबीआई के डिसीजन, पॉलिसीज और ऑपरेशन को गाइड करता है। ठीक है, तो प्रेजेंटली जून 2021 में जून 2021 के हिसाब से इस बोर्ड में 21 मेंबर्स होते हैं। ठीक है, ये मेंबर अलग अलग रोल्स और बैकग्राउंड से आते हैं, कुछ आरबीआई के अंदर से, कुछ सरकार के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। ठीक है, गवर्नर और 4 डिप्टी गवर्नर के अलावा 4 डायरेक्टर नॉमिनेट किए जाते हैं। एक एक डायरेक्टर मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और न्यू दिल्ली के लोकल बोर्ड से। इनका टर्म होता है 4 साल। इनका टर्म जो होता है वो 4 साल का टर्म होता है। ठीक है, तो बिसाइड गवर्नर एंड 4 डिप्टी गवर्नर्स, 4 डायरेक्टर्स आर नॉमिनेटेड ईच बाई 4 लोकल बोर्ड्स ऑफ आरबीआई फॉर 4 years टेन्योर। ठीक है, अब नेक्स्ट लाइन क्या बोल रहा है कि इसका मतलब क्या होगा कि इंडिया, तो नेक्स्ट लाइन का मतलब क्या होगा, सरकार भी अपना रिप्रेजेंटेशन रखती है। ठीक है, 10 डायरेक्टर और 2 गवर्नमेंट ऑफिसर्स को नॉमिनेट करती है सेंट्रल बोर्ड में। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, तो दीज बोर्ड्स हैव बीन एस्टैब्लिश्ड इन मुंबई, कोलकाता, चेन्नई एंड न्यू दिल्ली। और फिर क्या बोल रहा है कि अकॉर्डिंग टू द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट, द टर्म पीरियड ऑफ ऑल नॉमिनेटेड मेंबर्स इज 4 years ओनली। तो 4 साल का ही उनका टर्न पीरियड होता है। ठीक है, तो हेड ऑफिस ऑफ आरबीआई लोकेटेड इन मुंबई में लोकेट किया जाता है, और गवर्नर और डिप्टी गवर्नर आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट फॉर ए पीरियड ऑफ नॉट मोर देन 5 years। और गवर्नर और डिप्टी गवर्नर का जो अपॉइंटमेंट होता है गवर्नमेंट फॉर अ पीरियड ऑफ नॉट मोर देन 5 years, 5 साल से ज़्यादा नहीं होता है। तो और बैंक जो है वो हैज़ 31 रीजनल। ठीक है, तो आरबीआई के 31 रीजनल ऑफिसेज होते हैं, जिसमें से 4 जो है वो सब ऑफिसेज हैं। चार जो है सब ऑफिसेज में शामिल है। ठीक है, ज़्यादातर ऑफिसेज जो होते हैं वो स्टेट कैपिटल्स में लोकेटेड है, ताकि हर रीजन से को कवर कर सके। ठीक है, और क्या है, आरबीआई का फाइनेंशियल ईयर होता है 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक। तो हर साल का परफॉर्मेंस रिपोर्ट अगस्त में पब्लिश होता है। ओके, नेक्स्ट क्या है, गवर्नर ऑफ आरबीआई। ठीक है, तो फर्स्ट गवर्नर जो है, तो आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे, सर ऑसबोरन स्मिथ। ये एक ब्रिटिश बैंकर थे, और इन्होंने आरबीआई के इनिशियली सेटअप में इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था। ठीक है, और फिर क्या है कि 1 जनवरी 1949 को आरबीआई को नेशनलाइज कर दिया गया, मतलब अब ये सरकारी बैंक बन गया था। इसके बाद पहले इंडियन गवर्नर बने सीडी देशमुख। ठीक है, इसके बाद जो सबसे पहले इंडियन गवर्नर बने कौन थे, सीडी देशमुख, जो कि एक आईएएस ऑफिसर भी रहे थे। ठीक है, और आरबीआई गवर्नर का जो टर्म होता है यूजुअली 3 साल का होता है। अगर ज़रूरत हो तो मैक्सिमम 2 साल और एक्सटेंड किया जा सकता है, टोटल 5 साल तक। ठीक है, तो ये सारे गवर्नर ऑफ आरबीआई रहे हैं एंड देयर टाइम पीरियड। ठीक है, ये सारे जे सर पहले ऑसबोरन स्मिथ आए, फिर ठीक है 1935 से 1970 तक, फिर जेम्स टेलर आए, फिर सीडी देशमुख, यहाँ से इंडियन का स्टार्ट हो गया 1943 से 49। फिर बेनीगल रामास राव 1949 में बने। ठीक है, और आप कमेंट करके बताना कि करंट में आरबीआई के गवर्नर कौन है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे, सेंट्रल बोर्ड ऑफ आरबीआई। तो इसका पहला लाइन क्या कह रहा है कि आरबीआई का 100% ऑनरशिप जो है वो भारत सरकार के पास है। यह एक स्टेट ऑनेड इंस्टीट्यूशन है, प्राइवेट स्टेक बिल्कुल नहीं है इसमें। ठीक है, और आरबीआई के सभी
काम जो है पॉलिसी मेकिंग, रेगुलेशन, सुपरविजन, ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अंडर में होता है। ये बोर्ड आरबीआई का डिसीजन मेकिंग बोर्ड है, बॉडी है, ठीक है। और ये बोर्ड आरबीआई के सभी अफेयर्स को लीड करता है और कुछ फंक्शंस को कमिटी और सब कमिटीज़ के थ्रू हैंडल करता है, ठीक है। और ये बोर्ड जो है वो आरबीआई के गवर्नेंस स्ट्रक्चर को का टॉप मोस्ट लेवल है, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट डिसीजन, मॉनेटरी पॉलिसी, रेगुलेशन और सुपरविजन ये बोर्ड लेता है, ठीक है। तो आरबीआई एक्ट 1934 के सेक्शन 8(1) में लिखा गया है कि यह लीगल फ्रेमवर्क डिफाइन करता है कि बोर्ड में कौन होगा और कैसे काम करेगा, ठीक है। तो चलिए अब उन तीन मेन कमेटी को समझते हैं जो सेंट्रल बोर्ड को हेल्प करती है, ठीक है। तो सेंट्रल बोर्ड को कौन कौन सी कमेटी हेल्प करती है? कमेटी ऑफ सेंट्रल बोर्ड, ठीक है। दूसरा है बोर्ड फॉर फाइनेंशियल सुपरविजन। तीसरा है बोर्ड फॉर पेमेंट एंड सेटलमेंट एंड सिस्टम, ठीक है। तो ये बोर्ड कमेटी ऑफ सेंट्रल बोर्ड क्या है कि ये आरबीआई की मोस्ट इम्पोर्टेंट कमेटी है। हर वेनसडे को मीटिंग होती है इसकी, जिसमें बैंकिंग रेगुलेशन और मॉनेटरी पॉलिसी पॉलिसी पर डिसीजन लिए जाते हैं। दूसरा है बोर्ड फॉर फाइनेंशियल सुपरविजन, ठीक है, बीएफएस। तो ये बोर्ड जो है वो कमर्शियल बैंक्स, एनबीएफसी, डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स और प्राइमरी डीलर्स को रेगुलेट करता है, ठीक है। इसका काम है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की सुपरविजन और सेफ्टी का। नेक्स्ट है बोर्ड फॉर पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम, बी 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 पीएसएस, ठीक है। ये बोर्ड जो है पेमेंट सिस्टम को रेगुलेट करता है, जैसे एनईएफटी, आरटीजीएस, यूपीआई। इसका ऑब्जेक्टिव है कि पब्लिक कॉन्फिडेंस बनाए रखना और पेमेंट सिस्टम में पब्लिक का कॉन्फिडेंस बनाए रखना पेमेंट सिस्टम में, ठीक है। तो इसमें 5 जो है, इन एडिशन सेंट्रल बोर्ड है वो 5 सब कमिटीज़ कौन कौन से हैं? द ऑडिट एंड रिस्क मैनेजमेंट सब कमिटीज़, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सब कमिटी, द बिल्डिंग सब कमिटी, बीएससी, द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सब कमेटी और द स्ट्रैटेजी सब कमेटी, ठीक है। अब पढ़ेंगे हम लोग सब्सिडियरीज ऑफ आरबीआई। तो फुल ऑनर सब्सिडियरीज ऑफ आरबीआई इंक्लूड्स कौन कौन से हैं? रिजर्व बैंक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। ये है 5 जो है वो सब कमिटीज़ हैं, ठीक है, 5 सब कमिटीज़ हैं। ये 5 सब कमिटीज़ मैंने बता दिया, ठीक है। अब सब्सिडीज ऑफ आरबीआई, सब्सिडीज ऑफ आरबीआई में क्या है? तो आरबीआई के कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं जो पूरी तरह आरबीआई के अंडर आते हैं, ठीक है। मतलब 100% ऑनरशिप के पास, 100% ऑनरशिप आरबीआई के पास होती है। इन्हें हम होली ऑनर्ड सब्सिडरीज कहते हैं, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से आते हैं? रिजर्व बैंक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, आरईबीआईटी, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटीड कॉरपोरेशन, ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रा प्राइवेट लिमिटेड और इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड अलाइड सर्विसेज, ठीक है, वो सब आते हैं। तो बाकी क्या है? रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ आरबीआई। तो आरबीआई का रिसर्च इंस्टीट्यूशन क्या होता है ये पता है? तो नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग क्या, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स ऑफ आरबीआई, ठीक है। तो आरबीआई ने कुछ इंस्टीट्यूशन को फंड किया है, ठीक है, जो बैंकिंग इकोनॉमी और टेक्नोलॉजी को पर रिसर्च और ट्रेनिंग करते हैं, ठीक है। ये इंस्टीट्यूशन जो है वो आरबीआई के विजन को सपोर्ट करते हैं पॉलिसी मेकिंग और इनोवेशन के लिए, ठीक है। और क्या होता है इसमें? ये इंस्टीट्यूट जो है वो, जैसे कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग मैनेजमेंट एनआईबीएम जो है वो पुणे में है, ठीक है। तो ये क्या काम करता है कि ये इंस्टीट्यूट जो है बैंकिंग मैनेजमेंट और पॉलिसी रिसर्च के लिए जाना जाता है, ठीक है। यहाँ पे बैंकर्स को एडवांस ट्रेनिंग दी जाती है और इसका लोकेशन कहाँ पे है? पुणे में है। और फोकस क्या रहता है इसका? बैंक मैनेजमेंट एंड पॉलिसी पर। और नेक्स्ट क्या है? इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट एंड रिसर्च एट मुंबई, ठीक है।
तो इसका काम क्या रहता है कि ये एक एडवांस रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट और पॉलिसी एनालिसिस पर काम करता है, ठीक है। आरबीआई ने इसे इस्टेब्लिश किया था फॉर हाई लेवल इकोनॉमिक स्टडीज़ के लिए, ठीक है। और लोकेशन क्या है इसका, मुंबई में, और इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे इसका मेन फोकस रहता है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है, इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी, IDRBT, ठीक है। इसका कहाँ पे लोकेशन है, हैदराबाद में। तो ये इंस्टीट्यूट जो है वो बैंकिंग टेक्नोलॉजी पर रिसर्च करता है, ठीक है। जैसे कि साइबर सिक्योरिटी, डिजिटल पेमेंट और फिनटेक पे ये आरबीआई का टेक थिंक टैंक है, ठीक है। टेक टेक पे काम करता है, ठीक है। और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर आरबीआई के क्या है, इसका मतलब क्या है कि ये एकेडमी जो है वो ग्लोबल लेवल पर ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है सेंट्रल बैंकर्स, रेगुलेटर्स, सुपरवाइजर्स के लिए। टॉपिक्स होते हैं, टॉपिक्स इनके टॉपिक्स क्या होते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी होती है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होती है, रेगुलेशन होता है, एक्सेट्रा, ये सारे टॉपिक्स होते हैं, ठीक है। इनका मेन फोकस क्या रहता है कि ग्लोबल ट्रेनिंग फॉर सेंट्रल बैंकिंग प्रोफेशनल, इनका मेन फोकस रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, रिजर्व बैंक स्टाफ कॉलेज, RBSC, ठीक है। तो ये आरबीआई का एपेक्स ट्रेनिंग कॉलेज है और इस्टेब्लिश हुआ था कब, नहीं, 3 जुलाई 1963 को। और यहाँ पे आरबीआई के ऑफिसर्स को एडवांस ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है। अब इसका लोकेशन कहाँ पे है, चेन्नई में है। और इसका फोकस क्या रहता है कि आरबीआई स्टाफ को ट्रेनिंग देना। नेक्स्ट क्या है, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर बैंकिंग, ये कहाँ पे है, पुणे में है, ठीक है। और पहले इसका नाम था कोऑपरेटिव बैंकर्स ट्रेनिंग कॉलेज, ठीक है। CBTC इस्टेब्लिश किया गया था 29 सितंबर 1969 को। और 1974 में इसका नाम जो है चेंज करके CAB रखा गया, ठीक है। ये इंस्टीट्यूशन जो है वो एग्रीकल्चर, फाइनेंस और रूरल बैंकिंग पर ट्रेनिंग देता है, ठीक है। ये लोकेशन कहाँ पे, पुणे पे है। और फोकस क्या हो गया, एग्रीकल्चर एंड रूरल बैंकिंग ट्रेनिंग पे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे, मेजर फंक्शंस ऑफ आरबीआई। आरबीआई के मेजर फंक्शंस पढ़ेंगे, ठीक है। तो मेजर फंक्शंस ऑफ आरबीआई, ठीक है। आरबीआई के मेजर फंक्शंस कौन कौन से हैं, सेंट्रल बैंकिंग फंक्शंस ऑफ आरबीआई जो है आर एज फॉलोज, ठीक है। तो पहला क्या है, मॉनेटरी अथॉरिटी, ठीक है। मॉनेटरी अथॉरिटी क्या होता है कि आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है, ठीक है, इम्प्लीमेंट करता है और मॉनिटर भी करता है, ठीक है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि प्राइस को स्टेबिलिटी देना, ठीक है। मतलब कि महंगाई को कंट्रोल में रखना और साथ ही इकोनॉमिक ग्रोथ को भी सपोर्ट करना, ठीक है। तो ये होता है मॉनेटरी अथॉरिटी, ठीक है। इशू ऑफ पेपर करेंसी, ठीक है। तो आरबीआई भारत का सोल नोट इशूइंग अथॉरिटी है, ठीक है। और सिर्फ 1 रुपए नोट को छोड़कर जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इशू करती है, आरबीआई जो है वो 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, 20, 50, 100, 200, 500 और 2000 के नोट जो है इशू करता है, ठीक है। नोट प्रिंटिंग के लिए आरबीआई के पास एक अलग डिपार्टमेंट होता है, जिसको कहते हैं क्या, इशू डिपार्टमेंट, ठीक है। तो ये होता है इशू ऑफ पेपर करेंसी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, बैंकर ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। तो आरबीआई जो है वो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के लिए बैंकर की तरह काम करता है, ठीक है। तो ये डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, टैक्सेस कलेक्ट करता है और पेमेंट करता है, ठीक है, गवर्नमेंट के बिहाफ में। और इंटरनेशनल लेवल पर भी आरबीआई का रिप्रेजेंटेटिव जो होता है वो, इंटरनेशनल लेवल पर भी आरबीआई गवर्नमेंट का कोई रिप्रेजेंटेटिव होता है, ठीक है। अगर गवर्नमेंट को शॉर्ट टर्म पैसा चाहिए होता है तो आरबीआई जो है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये काम करता है क्या, बैंकर ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। अब क्या है नेक्स्ट, रेगुलेटर एंड सुपरवाइजर ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम, ठीक है। तो ये क्या काम करता है कि आरबीआई जो है बैंकिंग सिस्टम के लिए रूल्स और गाइडलाइंस सेट करता है, ठीक है, पब्लिक के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। और आरबीआई किसी बैंक का लाइसेंस कैंसिल, मर्ज या रिकंस्ट्रक्ट भी कर सकता है, ठीक है। तो ये होता है रेगुलेटर सुपरविजन ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम में। और नेक्स्ट क्या है, बैंकर ऑफ बैंक्स एंड लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट है, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये होता है कि आरबीआई सभी कमर्शियल बैंक को
सभी कमर्शियल बैंक का बैंकर होता है, ठीक है। शेड्यूल बैंक्स जो होते हैं आरबीआई के डायरेक्ट कंट्रोल में होते हैं। और अगर किसी बैंक को अर्जेंट फाइनेंशियल हेल्प चाहिए तो आरबीआई जो है उन्हें सपोर्ट करता है। तो इसी वजह से आरबीआई को लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, वेज एंड मींस एडवांस डब्ल्यू एम ए। ये क्या होता है? डब्ल्यू एम ए जो है एक टेम्पोररी बोरिंग फैसिलिटी है जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को मिलती है। ये फैसिलिटी जो है उन्हें हेल्प करती है जो जब उनके रिसिप्ट्स और एक्सपेंडिचर जो है वो मेन शॉर्ट टर्म मिसमैच हो जाते हैं, तो उन्हें वो हेल्प करती है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ऑल कमर्शियल्स एज वेल एज शेड्यूल बैंक्स, ठीक है। तो सभी कमर्शियल और शेड्यूल बैंक्स को अपना मिनिमम रिजर्व जो है वो 3% रखना है, ठीक है। तो आरबीआई के पास रखना पड़ता है, ठीक है। बैंक्स को अपने ट्रांजैक्शन की वीकली रिपोर्ट्स भी आरबीआई को सबमिट करनी होती है। और आरबीआई के 3 सपोर्ट फंक्शन फॉर बैंक्स, ठीक है। बाय परफॉर्मिंग 3 फंक्शंस द आरबीआई हेल्प्स द मेंबर बैंक्स सिग्निफिकेंटली, दे आर गिवन बिलो। तो कौन कौन से हैं? पहले है इट एक्ट्स एज अ लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्स, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि इमरजेंसी में बैंक्स को फाइनेंशियल हेल्प देना, ठीक है। दूसरे का मतलब क्या हो गया? दूसरा का मतलब हो गया कि बैंक के कैश रिजर्व को आरबीआई संभालता है, ठीक है। तीसरी चीज़ का मतलब हो गया कि ट्रांजैक्शन को क्लियर और ट्रांसफ़र करता है इंटर बैंक सेटलमेंट्स के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। तो मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है कि मॉनेटरी पॉलिसी जो होता है, मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब है कि सेंट्रल बैंक जो है इंडिया में आरबीआई के द्वारा बनाई गई वो पॉलिसी जिसमें मॉनेटरी टूल्स का यूज़ किया जाता है, जैसे कि रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर एक्सेट्रा, ताकि जो गोल्स आरबीआई एक्ट में लिखा गया है उन्हें अचीव किया जा सके, ठीक है। तो उसको कहते हैं क्या, मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। और क्या कहते हैं कि और क्या हो गया, इन इंडिया मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ आरबीआई इज एमेड एट। इसका मतलब क्या हो गया, इस पूरे पैराग्राफ का मतलब क्या हो गया कि इंडिया में आरबीआई का मेन एम होता है कि मनी सप्लाई को मैनेज करना, ठीक है। मतलब कि मार्केट में कितना पैसा होना चाहिए ताकि हर सेक्टर को ज़रूरत के हिसाब से फंड मिल सके, ठीक है, और इकोनॉमिक ग्रोथ फास्ट हो। तो इसके लिए क्या है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है आरबीआई को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के थ्रू ऑफिशियली दी गई है, ठीक है। इसका मतलब है कि आरबीआई के का ये काम लीगल ड्यूटी है और नॉट ऑप्शनल है, ऑप्शनल नहीं है ये। नेक्स्ट क्या है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। तो इसका मतलब क्या है कि आरबीआई हर 6 महीने में एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट पब्लिश करता है, ठीक है। इस रिपोर्ट में बताया जाता है कि भारत के फाइनेंशियल सिस्टम कितना स्ट्रांग है और क्या रिस्क हो सकते हैं, ठीक है। ये सारा ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट में पब्लिश किया जाता है। अब नेक्स्ट क्या है, गोल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। तो गोल्स क्या है मॉनेटरी पॉलिसी का, ठीक है। तो द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है मॉनेटरी पॉलिसी का? तो इसमें दिया हुआ है 4 पॉइंट दिया हुआ है, चारों पॉइंट को हम समझते हैं क्या क्या है। तो पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि मॉनेटरी पॉलिसी का मेन गोल जो होता है वो प्राइस स्टेबिलिटी होता है, मतलब कि महंगाई को कंट्रोल में रखना है, लेकिन साथ ही इकोनॉमिक ग्रोथ को भी सपोर्ट करना होता है ताकि डेवलपमेंट भी हो और इन्फ्लेशन भी मैनेजेबल रहे, ठीक है। ये हमारा मेन ऑब्जेक्टिव रहता है, मेन गोल्स रहता है मॉनेटरी पॉलिसी का, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है, प्राइस स्टेबिलिटी में मतलब अगर प्राइसेस स्टेबल रहेंगे, मतलब कि महंगाई कंट्रोल में रहेगी, तभी इकोनॉमी लॉन्ग टर्म में ग्रो करेगी, कर सकती है। अगर इन्फ्लेशन जो है अनकंट्रोल हो तो ग्रोथ जो है अनस्टेबल हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इन मई 2016, इसका मतलब क्या है कि मई 2016 में आरबीआई एक्ट को अमेंड किया गया, ठीक है, ताकि फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग को लीगल बैकिंग मिल सके। इसका मतलब है कि अब आरबीआई का काम जो है इन्फ्लेशन को एक फिक्स टारगेट के अंदर में रखना है, ठीक है। ये तीसरे पॉइंट का मतलब है, ठीक है। नया चौथे पॉइंट का मतलब क्या है कि नए लॉ के मुताबिक जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है आरबीआई के साथ मिलकर इन्फ्लेशन का टारगेट डिसाइड करती है और यह टारगेट जो है हर 5 साल में सेट होता है, ठीक है।
ये चौथे पॉइंट का मतलब है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, एमपीसी, ये क्या होता है? तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनाती है, ठीक है। इसका काम है आरबीआई के मॉनेटरी पॉलिसी डिसीजन को ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल बनाना, ठीक है। और ये कमेटी जो है डिसाइड करती है कि इंटरेस्ट रेट्स क्या होना चाहिए, इन्फ्लेशन कैसा कंट्रोल होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सारे काम करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के, ठीक है। और क्या है, एमपीसी की मीटिंग जो है साल में कम से कम 4 बार होती है, और हर मीटिंग के बाद कमेटी अपना डिसीजन पब्लिकली अनाउंस करती है। जैसे कि रेपो रेट बढ़ेगा या घटेगा, ये सारी चीज़ें जो है वो सी एमपीसी करती है, ठीक है। और एमपीसी में टोटल कितने मेंबर है? 6 मेंबर है, ठीक है। 6 मेंबर होते हैं। आरबीआई गवर्नर चेयरपर्सन होता है, डिप्टी गवर्नर मॉनेटरी पॉलिसी मेंबर होता है, एक और आरबीआई ऑफिसर मेंबर होता है, ठीक है। 3 मेंबर जो है गवर्नमेंट के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं, ठीक है। 3 मेंबर जो होते हैं वो अपॉइंटेड बाई सेंट्रल गवर्नमेंट, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के तो अपॉइंट किए जाते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट पैरा का मतलब क्या है? एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी, ठीक है। एक्सपेंशनिस्ट पेंशन, ये वाली एक्सपेंशनिस्ट मॉनेटरी पॉलिसी। तो इसका मतलब क्या होता है कि इसका गोल होता है कि कंपनी को बूस्ट करना, ज़्यादा पैसे मार्केट में लाना, और इसमें सरकार जो है टैक्स कम करती है, ये स्पेंडिंग बढ़ाती है या स्पेंडिंग बढ़ाती है, ठीक है, ताकि डिमांड जो है और प्रोडक्शन दोनों बढ़े, ठीक है। इसका मतलब है, ठीक है। और नेक्स्ट क्या? नेक्स्ट पहला जो रिड्यूसिंग सैचुरेटरी लिक्विडिटी रेशियो, इसका मतलब क्या होता है कि बैंक्स को कम पैसा रिजर्व में रखना पड़ेगा और ज़्यादा पैसा लोन देने के लिए अवेलेबल होगा, ठीक है। और दूसरा पॉइंट क्या है? रिड्यूसिंग द मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट। इसका मतलब क्या होगा कि बैंक्स को इमरजेंसी फंड सस्ते रेट पर मिलेंगे और लिक्विडिटी बढ़ेगी, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है? रिड्यूसिंग बैंक रेट एंड रेपो रेट, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि लोन लेना सस्ता हो जाता है और पब्लिक और बिजनेस जो है दोनों ज़्यादा बोरो करते हैं, इकोनॉमी ग्रो करती है, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया। और रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ आरबीआई अंडर मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है, ये पढ़ते हैं। इसका मतलब पहला पॉइंट पॉइंट वाइज दिया हुआ है, ठीक है। तो कंट्रोल ऑफ क्रेडिट इज द प्रिंसिपल फंक्शन ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि आरबीआई का मेन काम है क्रेडिट का कंट्रोल करना, ठीक है। मतलब कि मार्केट में लोन और पैसा का फ्लो रेगुलेट करना। और दूसरे पॉइंट का मतलब क्या है कि क्रेडिट कंट्रोल का मतलब है कि कभी पैसा बढ़ाना और कभी, मतलब एक्सपेंशन, और कभी कम करना यानी कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। और इकोनॉमिक सिचुएशन के हिसाब से ये होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मेक्स यूज ऑफ ऑल दोज मेथड्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल दैट आर अडॉप्टेड बाय अदर सेंट्रल बैंक्स इन द वर्ल्ड। इसका मतलब क्या हुआ कि हम्म, हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि आरबीआई जो है दुनिया के सभी सेंट्रल बैंक्स के जैसे ही क्रेडिट कंट्रोल के मेथड्स यूज करता है, ठीक है। ये इसका मतलब हो गया, ठीक है। तो मेथड्स अडॉप्टेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कंट्रोल द क्रेडिट कैन बी स्टडीड अंडर 2 पार्ट्स, ठीक है। ये जो मेथड जो होता है वो 2 पार्ट में स्टडीड किया जाता है। एक तो होता है क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल एंड एक होता है क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल, ठीक है। तो ये दोनों पढ़ते हैं क्या कैसे कैसे होता है। तो क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल जो होता है वो पैसा का अमाउंट कंट्रोल करना होता है, ठीक है। पैसा का अमाउंट कंट्रोल करना होता है, ठीक है। और क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल मतलब क्या होता है? पैसा का यूज़ किस सेक्टर में हो और उसको गाइड करना, ये होता है। तो क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल में क्या होता है कि आरबीआई जिस रेपो रेट, ठीक है, एक रेपो रेट आता है। तो इंस्ट्रूमेंट जो होता है वो मॉनेटरी पॉलिसी का एक रेपो रेट होता है, ठीक है। तो रेपो रेट का मतलब क्या हो गया? आरबीआई जो है जिस रेट पर बैंक्स को पैसा उधार देता है उसे रेपो रेट कहते हैं, ठीक है। और रेपो रेट कम कम होगा, बैंक्स को सस्ता लोन मिलेगा, ठीक है। और लिक्विडिटी बढ़ेगी। लेकिन रेपो रेट अगर रेट ज़्यादा होगा तो लोन महंगा होगा और लिक्विडिटी कम होगी, ठीक है। ये चीज़ होगी रेपो रेट। और क्या हो सकता है इसमें? और कुछ नहीं है। फिर रिजर्व रेपो रेट क्या होता है कि जब आरबीआई बैंक के पैसे लेता है और सिक्योरिटीज देता है तो उस रेट को रिजर्व रेपो रेट कहते हैं, ठीक है। उसको रिजर्व रेपो रेट कहते हैं।
इसका मतलब क्या होगा कि जब आरबीआई बैंक से पैसा लेता है, ठीक है, जब आरबीआई बैंक से पैसा लेगा और सिक्योरिटीज देता है, ठीक है, उसको सिक्योरिटीज देगा, बैंक को सिक्योरिटीज देगा, तो उस रेट को क्या कहते हैं, रिजर्व रेपो रेट, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि इससे मार्केट से पैसा जो है एब्जॉर्ब होता है, ठीक है। और रिजर्व रेपो रेट जो होता है यूजुअली रेपो रेट से 1% कम होता है, ठीक है। रिजर्व रेपो रेट जो होता है वो रेपो रेट से 1% कम रहता है, ठीक है, 1% ये कम रहता है। अब नेक्स्ट क्या है, बेस रेट, ठीक है। बेस रेट क्या होता है ये थोड़ा जान लेते हैं। तो आरबीआई एक मिनिमम रेट सेट करता है, ठीक है, जिसके नीचे बैंक जो है लोन नहीं दे सकते हैं, ठीक है। इससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है और कस्टमर को फेयर इंटरेस्ट मिलता है। ये होता है बेस रेट, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि आरबीआई जो है मिनिमम रेट सेट कर देता है सारे बैंक्स को, नीचे वाले सारे, जिसके नीचे आरबीआई के नीचे जितने भी बैंक्स है वो सारे को, सारे में एक मिनिमम रेट सेट कर देता है लोन, उसके नीचे जो है वो बैंक लोन नहीं दे सकती है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, बैंक रेट। बैंक रेट का मतलब क्या होता है कि आरबीआई जब बैंक को लॉन्ग टर्म के लिए पैसा देता है तो उस रेट को बैंक रेट कहते हैं, ठीक है। और हाई बैंक रेट जो होता है उसका मतलब क्या होता है, लोन महंगा होना और लैंडिंग कम होना, ठीक है। तो ये होता है हाई बैंक रेट का मतलब क्या हो गया कि लोन जो है महंगा और लैंडिंग जो है कम। और लो बैंक रेट का मतलब क्या हो गया, लोन सस्ता हो गया और लैंडिंग जो ज़्यादा हो गई, ठीक है। और क्या होता है, एल ए एफ, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, एल ए एफ, इसका मतलब क्या होता है कि बैंक्स को शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी में मैनेज करने के लिए आरबीआई को रेपो और रिवर्स रेपो के थ्रू पैसा देता है, ठीक है। एल एफ का यूज़ क्या होता है कि डेली लिक्विडिटी मिसमैच को एडजस्ट करने के लिए होता है, ठीक है। और जून 2000 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है। एल एफ वॉज इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2000। और एल एफ जो है वो कंसिस्ट करता है किसको, रेपो एंड रिवर्स रेपो ऑपरेशन को, ठीक है। ओपन मार्केट ऑपरेशंस ये क्या होता है कि आरबीआई मार्केट में जो है ना गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदता है या बेचता है, ठीक है। सिक्योरिटीज खरीदना, पैसा मार्केट में आता है, ठीक है, सिक्योरिटीज खरीदना। और सिक्योरिटीज खरीदने का मतलब क्या हो गया कि पैसा मार्केट में आता है, इन्फ्लेशन बढ़ता है। और सिक्योरिटीज बेचना का मतलब क्या हो गया, पैसा मार्केट से निकलता है और इन्फ्लेशन का कम होना होता है, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। इसका मतलब क्या होता है कि आरबीआई का जो होता है ना, आरबीआई का पेनल्टी रेट जो होता है, ठीक है, आरबीआई का पेनल्टी रेट है, बैंक इमरजेंसी में पैसा ले सकता है, ठीक है। ठीक है, तो बैंक इमरजेंसी में पैसा ले सकता है। और एमएसएफ मतलब रेट हमेशा जो है रिजर्व रेपो रेट से 1% ज़्यादा होता है, ठीक है, इफेक्टिव फ्रॉम 9 मई 2014, ठीक है। एमएसएफ इज ऑलवेज 1% ग्रेटर देन द रिजर्व रेपो रेट। और एमएसएफ जो है कम इनटू इफेक्ट इनटू 9 मई 2014 को, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, कैश रिजर्व रेशियो, ठीक है, CRR। तो बैंक्स को अपना कुछ पैसा जो है आरबीआई के पास रखना पड़ता है, ये होता है CRR, ठीक है, उसका मतलब होता है CRR। और CRR बढ़ने से बैंक के पास लोन देने के लिए पैसा कम हो जाता है, ठीक है। CRR जो होता है अगर बढ़ जाए तो क्या होता है कि बैंक्स के पास लोन देने के लिए पैसा कम हो जाता है, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। तो सैचुरेटरी लिक्विडिटी रेशियो, इसका मतलब क्या होता है, सैचुरेटरी लिक्विडिटी रेशियो मतलब होता है कि बैंक्स को अपना कुछ पैसा जो है कैश, गोल्ड या अप्रूव सिक्योरिटीज में रखना पड़ता है, ठीक है। मैक्सिमम लिमिट इसका कितना होता है, 40% ऑफ द टोटल डिपॉजिट। और ये पैसा बैंक के पास ही होता है, आरबीआई के पास नहीं होता है, ठीक है। ये होता है सैचुरेटरी, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स में यही कवर किया गया। फिर होता है मार्केट स्टेबलेशन स्कीम, ठीक है। तो जब एक्सचेंज रेट में वॉलेटिलिटी होती है, ठीक है, जब एक्सचेंज रेट में वॉलेटिलिटी होती है तो तब बैंक आरबीआई जो है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में इंटरवेन करता है। यानी कि आरबीआई जो है बॉन्ड्स इशू करता है और पैसा एक सेपरेट अकाउंट में रखता है, ठीक है, नॉट गवर्नमेंट अकाउंट, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ऑक्शन मेथड से पैसा रेज होता है, ठीक है।
ऑक्शन मेथड होता है जिसमें कि यूज्ड इन दिस स्कीम, ठीक है। ऑक्शन मेथड यूज होता है इस स्कीम में, ठीक है। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग क्या होता है? तो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग का मतलब क्या है कि आरबीआई ने बैंक्स को कहा है कि कुछ पैसा जो है वो एग्रीकल्चर, एमएसएमई, स्मॉल इंडस्ट्री जैसे सेक्टर्स में देना जरूरी है। तो 25 अगस्त 2011 को एमबी नायर कमेटी बनी थी, ठीक है, जो पीएसएल को रिवाइज करने के लिए थी, ठीक है। ये वाली 25 अगस्त 2011 को आरबीआई ने सेटअप किया था न्यू कमेटी अंडर एमबी नायर to re-examine the existing classification and suggest revised guidelines with regard to the priority sector lending, ठीक है। और मार्जिनल कोर्स फंड्स एंड फंड्स बेस्ड लैंडिंग, ये क्या होता है कि आरबीआई ने अप्रैल 2016 से बेस रेट सिस्टम को रिप्लेस करते हुए एमसीएलआर सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। इससे बैंक को कॉस्ट के हिसाब से इंटरेस्ट रेट डिसाइड करना होता है। तो एप्लीकेबल ऑन फ्लोटिंग रेट होम लोन्स, एसएमएमई लोन्स एक्सेट्रा, इन सब पे ये एप्लीकेबल है, ठीक है। तो ये हो गया ये। और होता है क्वालिटेटिव और सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, ठीक है। तो ये क्या होता है कि ये मेथड जो है स्पेसिफिक क्रेडिट को कंट्रोल करता है, ठीक है। मतलब कि पैसा किस सेक्टर या कमोडिटी के लिए दिया जा रहा है, ठीक है, उसको टारगेट करता है। ऑब्जेक्टिव होता है कि किसी पर्टिकुलर इकोनॉमिक इशू को सॉल्व करना है, जैसे कि प्राइस राइज, होर्डिंग एक्सेट्रा। इन सारे को क्या करता है ये, अ, इन सारे में जब पैसा का जो पर्टिकुलर इकोनॉमिक इशू होता है उसको सॉल्व करता है। तो इसमें कुछ मेजर्स जो है वो फॉलो करते हैं, जैसे कि चेंज इन मार्जिन रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो इससे पहले उसका क्वांटिटेटिव उसका एक एग्जांपल देख लेते हैं, एक एग्जांपल समझते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर गेहूं जो है, गेहूं का दाम, गेहूं मतलब वीट, वीट का दाम जो है वो बढ़ रहा है, ठीक है। तो आरबीआई बैंक्स को कह सकता है कि वीट को गिरवी रखकर लोन ना दे, ठीक है। इससे ट्रेडर्स को वीट खरीदने के लिए पैसा नहीं मिलेगा, ठीक है। ये होती है। और जब ट्रेडर्स को वीट खरीदने के लिए लोन नहीं मिलेगा, तो वो जो है वो बल्क में वीट नहीं खरीद पाएंगे, ठीक है। इससे डिमांड जो है वो कम होगी और प्राइस जो ऑटोमेटिकली नीचे आएगा, ठीक है। क्योंकि क्रेडिट जो होता है ना वो स्क्वीज सिर्फ वीट पर अप्लाई हुआ है, ठीक है। क्योंकि क्रेडिट स्क्वीज जो है वो सिर्फ वीट पर अप्लाई हुआ है, इसलिए इससे सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल कहते हैं, ठीक है। यह एक फोकस्ड मॉनिटरिंग टूल है, ठीक है, जो सिर्फ एक कम्युनिटी या सेक्टर को टारगेट करता है, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है कि आरबीआई जो है बैंक को इंस्ट्रक्ट करता है कि लोन के लिए मार्जिन रिक्वायरमेंट, ठीक है, ये चेंज इन मार्जिन रिक्वायरमेंट ऑन लोन्स, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि आरबीआई जो है बैंक को इंस्ट्रक्ट करता है कि लोन के लिए मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ा या घटा बढ़ा या घटा देनी चाहिए, ठीक है। मार्जिन का मतलब होता है कि बोरोवर को कितना पैसा खुद लगाना पड़ेगा, और अगर मार्जिन बढ़ाया जाए तो लोन लेना मुश्किल होता है और डिमांड कम होती है, ठीक है। ये होता है कि चेंज इन मार्जिन रिक्वायरमेंट इन लोन्स, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, राशनिंग ऑफ क्रेडिट, ठीक है। रेशनिंग ऑफ क्रेडिट का मतलब क्या होता है कि इस मेथड में आरबीआई बैंक्स के लिए क्रेडिट कोटा फिक्स करता है, ठीक है। मतलब कि एक लिमिट सेट करता है कि कितना पैसा दिया जा सकता है बिल्स के पेमेंट के लिए, ठीक है। बिल के पेमेंट के लिए भी और लिमिट सेट होती है, ठीक है। बिल के पेमेंट के लिए भी लिमिट सेट होती है। नेक्स्ट क्या है, डिस्क्रिमिनेटरी इंटरेस्ट रेट का मतलब क्या होता है, आरबीआई कुछ सेक्टर को जैसे कि एग्रीकल्चर, एमएसएमई के लिए कॉन्सेशनल इंटरेस्ट रेट जो होता है अलाउ करता है, ठीक है। इससे पैसा जो है प्रायोरिटी सेक्टर में फ्लो होता है और वीकर सेक्शन को सपोर्ट मिलता है, ठीक है।
ये तो हो गया डिस्क्रिप्टिव इंटरेस्ट रेट। नेक्स्ट क्या हो गया डायरेक्ट एक्शन। ठीक है, डायरेक्ट एक्शन क्या होता है कि ये मेथड जो होता है स्ट्रिक्ट होता है और रेयरली यूज होता है। अगर कोई बैंक जो है आरबीआई के रूल्स फॉलो नहीं करता है तो आरबीआई जो है उनका बिल रीडिस्काउंट करने से मना कर सकता है। ठीक है, या लाइसेंस कैंसिल कर सकता है। ठीक है, ये हो गया डिस्क्रिमिनेटरी, सॉरी डायरेक्ट एक्शन ये हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्या है मोरल परसुएशंस। ठीक है, मोरल परसुएशन का मतलब क्या हो गया कि आरबीआई जो है टाइम टू टाइम बैंक्स के साथ मीटिंग करता है। ठीक है, और उनसे कोऑपरेशंस मांगता है। आरबीआई उन्हें एडवाइस करता है कि क्रेडिट एक्सपेंशन अवॉइड करें एक्सेप्ट फॉर प्रायोरिटी सेक्टर जैसे कि एग्रीकल्चर, स्मॉल इंडस्ट्रीज। ठीक है, इन एक्सेट्रा, इन सब पे। ठीक है, ये होता है मोरल परसुएशंस। अदर फंक्शंस ऑफ आरबीआई क्या होते हैं? ठीक है, तो आरबीआई जो होता है वो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को डायरेक्टली लोन नहीं देता। ठीक है, लेकिन एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक और दूसरे बैंक के थ्रू दिए गए लोन्स को रीफाइनेंस करता है। ठीक है, इससे एक्सपोर्टर्स को सस्ता और इजी क्रेडिट मिलता है। और आरबीआई जो है सभी बैंक्स के बीच में होने वाले फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को सेटल करता है। इससे इंटर बैंक पेमेंट्स फास्ट और स्मूथ हो जाते हैं। ठीक है, एक तो हो गया ये एक्सपोर्ट असिस्टेंस, दूसरा हो गया क्लियरिंग हाउस हाउस फाइनेंस, हाउस फंक्शंस। ठीक है, और तीसरा क्या हो गया चेंज ऑफ करेंसी। चेंज ऑफ करेंसी का मतलब क्या होगा कि आरबीआई जो है वो बड़े नोट्स को छोटे नोट्स में और छोटे नोट्स को कॉइन्स में कन्वर्ट करता है। ठीक है, ये फैसिलिटी जो है वो पब्लिक और बैंक दोनों के लिए होती है। ठीक है, चेंज ऑफ करेंसी होता है। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है ट्रांसफर ऑफ करेंसी। ट्रांसफर ऑफ करेंसी का मतलब क्या हो गया आरबीआई जो है करेंसी का ट्रांसफर भी फैसिलिट फैसिलिट सॉरी फैसिलिटेट करता है। ठीक है, एक जगह से दूसरे जगह आरबीआई अपनी ब्रांचेस के थ्रू डिमांड ठीक है डिमांड हंडीज भी इशू करता है। ठीक है, और ये एक ट्रेडिशनल पेमेंट इंस्ट्रूमेंट होता है। ठीक है, डिमांड हंडीज। और अब क्या है, अब नहीं है। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट क्या होता है? आरबीआई जो है रुपी के एक्सचेंज रेट को फॉरेन करेंसी के अगेंस्ट रेगुलेट करता है। ठीक है, इसका गोल होता है कि एक्सचेंज रेट जो है एस्टेब्लिश्ड मेंटेन करना ताकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है और फॉरेन इन्वेस्टमेंट पर इम्पैक्ट ना हो। आरबीआई सिर्फ उन्हीं कंट्रीज के करेंसीज से डील करता है जो आईएमएफ के मेंबर है। ठीक है, इस पूरे पैरा का ये मतलब हुआ। और लिमिटेशन ऑफ आरबीआई क्या होता है? तो लिमिटेशन ऑफ आरबीआई पहले पहले का मतलब क्या होगा कि आरबीआई जो है वो कमर्शियल बैंक्स कमर्शियल बैंक की तरह काम नहीं कर सकता। ठीक है, मतलब कि पब्लिक को डायरेक्ट लोन या डिपॉजिट सर्विसेज नहीं देता है। ठीक है, इसका मतलब पहला मतलब होगा। दूसरे का मतलब हो गया कि आरबीआई किसी को भी फिक्स्ड एसेट के अगेंस्ट लोन नहीं देता है जैसे कि लैंड बिल्डिंग इस ठीक है, इसके मेजर्स पे भी नहीं देता है। ये भी पहले में ही लिखा हुआ है। ठीक है, इट कैनॉट गिव लोन्स अगेंस्ट द फिक्स एसेट। आरबीआई कैनॉट गिव अनसिक्योर्ड लोन्स टू अदर्स। ठीक है, मतलब कि आरबीआई जो है अनसिक्योर्ड लोन्स भी नहीं देता है, मतलब बिना कोलेट्रल के पैसा नहीं देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है नेक्स्ट क्या है कैपिटल टू एसेट रेशियो। ठीक है, मतलब कि आरबीआई जो है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का कैपिटल टू एसेट रेशियो जो है मॉनिटर करता है। ये उनकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी को मेजर करता है। ठीक है, percentage ratio of financial institutions' primary capital to its assets used as a measure of its financial strength and stability के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है मेजर इफेक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल बैंकिंग। तो इंटरनेशनल बैंकिंग में मेजर एफर्ट्स जो लगाया था, मेजर एफर्ट्स ऑफ इंटरनेशनल बैंकिंग। ठीक है, तो पहला क्या है बेजल नॉर्म्स में क्या होता है कि बेजल नॉर्म्स को जो है तो बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स मतलब बीआईएस ने सेट किया है। ठीक है, जो बेजल स्विट्जरलैंड में लोकेटेड है। ठीक है, बेजल एक जगह का नाम है जो स्विट्जरलैंड में लोकेटेड है। ठीक है, बीआईएस के मेंबर है 63 कंट्रीज जो है वो बीआईएस के मेंबर है। ठीक है, और 63 कंट्रीज के सेंट्रल बैंक्स जिसमें आरबीआई भी शामिल है। ठीक है, उसमें आरबीआई भी शामिल है। ठीक है, और क्या है बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन सुपरविजन बीसीबीएस जो है ने यह नॉर्म्स जो है बनाए हैं ताकि बैंक्स जो है ग्लोबली सेफ और स्टेबल रहे। ठीक है,
ये हो गया इतनी सारी चीज़ें, ठीक है। और क्या हो गया, बेजल वन फॉर्म्स नॉर्म्स क्या कहता है कि 1988 में फोकस क्या करता है, क्रेडिट रिस्क को फोकस करता है। इंट्रोड्यूस किया गया था क्या, कैपिटल एडिक्विटी रेशियो CAR के लिए इंट्रोड्यूस किया गया था। और वो डिसाइड कितना किया गया, टू बी 8%, ठीक है, 8% होना चाहिए। और CAR जो होता है वो क्या होता है, टोटल कैपिटल डिवाइडेड बाय रिस्क वेटेड एसेट, ठीक है, CAR, ठीक है। तो CAR को ऑल्सो क्या कहते हैं, कैपिटल टू रिस्क वेटेज रेशियो, एसेट रेशियो भी कहते हैं, ठीक है। और इतना ही था। बेसल नॉर्म्स टू, टू क्या कहता है कि फोकस क्या करता है कि बेटर अलाइनमेंट ऑफ कैपिटल विथ रिस्क, ठीक है। तो बैंक्स को कहा गया है कि वो क्रेडिट्स मार्केट ऑपरेशनल रिस्क सब मॉनिटर करें, ठीक है। और डिस्क्लोजर मैंडेटरी का मतलब क्या हो गया कि बैंक्स को अपना रिस्क एक्सपोजर सेंट्रल बैंक को बताना पड़ता है, ठीक है। तो इसका गोल क्या है कि ट्रांसपेरेंसी और रिस्क बेस्ड कैपिटल मैनेजमेंट होना चाहिए, ठीक है। इसका ये ट्रांसपेरेंसी है, इसका ये गोल है, ठीक है। और इसमें ट्रांसपेरेंसी और रिस्क बेस्ड कैपिटल मैनेजमेंट होना चाहिए, ठीक है। बेजल नॉर्म्स थर्ड, बेजल थर्ड नॉर्म्स क्या कहता है, फेज फ्रॉम 2013 से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो ओरिजिनली जो है वो टू बी फुल्ली इम्प्लीमेंटेड बाई मार्च 2019 में फुल्ली इम्प्लीमेंट हो गया, ठीक है। बट ड्यू टू कोविड-19 एक्सटेंडेड टू जनवरी 2023 तक एक्सटेंड किया गया है। तो की प्रोविजन क्या है इसका, कोर टीयर वन कैपिटल रेशियो जो होता है वो 4.5% रहना चाहिए, ठीक है। बैंक्स टू इंक्रीज देयर कोर टीयर वन कैपिटल रेशियो टू 4.5%, ठीक है। और कैपिटल कंजर्वेशन बफर्स कितना होना चाहिए, 2.5% रहना चाहिए, ठीक है। ये दिया हुआ है 2.5%। और टोटल सी आर ए आर जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 10.5% होना चाहिए, ठीक है। तो बेजल थर्ड इन इंडिया, ठीक है। तो RBI ने क्या किया है कि RBI ने 2 मई 2012 के बेसल थर्ड गाइडेंस को रिलीज किया है, ठीक है। इंडियन बैंक्स को मेंटेन करना होगा, क्या मेंटेन करना होगा, टीयर वन कैपिटल जो होता है वो ग्रेटर देन 7%, एटलीस्ट 7% जो होना चाहिए। और टोटल कैपिटल यानी कि टीयर वन और प्लस टीयर टू जो है वो ग्रेटर और बराबर होना चाहिए 9% से, ठीक है। और मार्च 2013 को 13 से बैंक्स को अपना कैपिटल रेशियो जो है डिस्क्लोज करना मैंडेटरी हो गया है, ठीक है। अब क्या है, चैलेंजेस फॉर बेसल नॉर्म्स थर्ड, कौन कौन से चैलेंजेस आ सकते हैं बेसल नॉर्म्स थर्ड में, ठीक है। तो हाई कैपिटल रिक्वायरमेंट, मतलब कि प्राइवेट बैंक्स के लिए मुश्किल हो सकता है कैपिटल रेज करना, ठीक है। ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या कह रहे हैं, टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट अपग्रेडेशन, मतलब कि कॉस्टली प्रोसेस है, प्रॉफिटेबली पर इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। टेक्नोलॉजी को अपग्रेडेशन करना। नेक्स्ट क्या है, इन्वेस्टमेंट इन लिक्विड एसेट्स, मतलब कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम हो सकता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो होता है वो कम हो सकता है। फोर्थ पॉइंट क्या है, क्राउडिंग आउट एफर्ट, ठीक है। मतलब कि ज़्यादा पैसा लिक्विड एसेट्स में जाने से प्राइवेट इन्वेस्टमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ पर निगेटिव इम्पैक्ट भी हो सकता है, ठीक है। ये सारे हो गए हमारे पास, चैप्टर थर्ड का ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये ख़त्म होता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में हमें RBI के और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझा, ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में क्लियर एग्जांपल के साथ। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आप नेक्स्ट किस टॉपिक पर वीडियो चाहेंगे, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहाँ बैंकिंग के हर कॉन्सेप्ट को हम लाइन बाय लाइन डिकोड करते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो और कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, समझते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।